हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में मैग्नेटिक फ्लक्स, उसकी यूनिट, डायमेंशंस और फैराडेज एक्सपेरिमेंट के बारे में डिस्कस किया था। तो एक बार मैं उसका रिव्यू कर देता हूँ। हमने देखा था कि मैग्नेटिक फ्लक्स का जो एक्सप्रेशन आया था वो था हमारे पास फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, और इसको हमने ऐसे भी लिखा था फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए, या ऐसे लिखा था कि इंटीग्रल बी डॉट डी एस दैट इज इक्वल टू फाई बी। मैग्नेटिक फ्लक्स की जो यूनिट हमने वो बताई थी हमने वेबर, और सीजीएस यूनिट बताई थी हमने मैक्सवेल। रिकलेशन डेवलप किया था कि 1 वेबर इज इक्वल टू 10⁸ मैक्सवेल। ठीक है, क्योंकि फाई इज इक्वल टू बी इंटू ए है तो बी तो टेस्ला यूनिट होगी एसआई सिस्टम में, एरिया मीटर स्क्वायर। तो 1 वेबर था जो आपके पास, दैट वाज इक्वल टू 1 टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर। इसके कंपेरेटिव अगर हमने सीजीएस यूनिट में यूज़ करें तो गोज यूज़ किया जाता है सेंटीमीटर स्क्वायर, तो वो रिलेशन यूज़ करके हमारे पास 1 वेबर इज इक्वल टू 10⁸ मैक्सवेल आता था। अब हम बात करते थे इसके डायमेंशंस की। तो मैग्नेटिक फ्लक्स की जो डायमेंशंस आई थी वो आई थी m1 l2 t-2 एंड a-1। तो यहाँ से हमने ये भी देखा था कि ये टर्म जो है फर्स्ट MLOT की, ये आपके पास वर्क या एनर्जी को बताती है। तो इसका मतलब वर्क डन पर यूनिट करंट फ्लोइंग। ठीक है, तो वर्क की यूनिट तो होती है जूल, और करंट की एम्पियर, तो एम्पियर को लिख सकते कूलम पर सेकंड। तो सेकंड ऊपर चला गया था, जूल सेकंड पर कूलम, और जूल पर कूलम किसे कहते थे हम? वोल्ट को कहते थे। किसे कहते थे? वोल्ट को। तो वोल्ट सेकंड की यूनिट बन गई थी। हमने ये भी बताया था कि मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट होती है वोल्ट सेकंड, जबकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट होगी वोल्ट मीटर। ठीक, यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। वोल्ट मीटर क्यों होगी? क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखें यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट जो लिखी जाएगी दैट विल बी, मैं इसको बेटा रब कर देता हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर लिखेंगे, क्योंकि ये तो हमने लिखी थी मैग्नेटिक फ्लक्स, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए ई इंटू ए लिखा जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है वोल्ट पर मीटर या न्यूटन पर कूलम, क्योंकि ई इज इक्वल टू होता है वी बाई डी या डी वी माइनस डी वी बाई डी आर। तो ई इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर से रिलेशन लिखिए, ई इज इक्वल टू वी बाई डी। तो वोल्ट पर मीटर यूनिट होगी और एरिया की होगी मीटर स्क्वायर। तो एक मीटर कैंसिल हो गया तो क्या यूनिट बच गई? वोल्ट मीटर। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट तो होती है वोल्ट मीटर, और मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट होती है वोल्ट सेकेंड। ये ध्यान रखिए आप। ठीक है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि नेम द फिजिकल क्वांटिटी हुज SI यूनिट इज वोल्ट सेकेंड, इज इट स्केलर और वेक्टर? नो डाउट, क्योंकि कैसा प्रोडक्ट है? डॉट प्रोडक्ट है, तो कैसी क्वांटिटी आई थी? स्केलर क्वांटिटी आई। ठीक है, इसके बाद हमने डिस्कस किए थे फैराडेज एक्सपेरिमेंट, तो उसको एक बार रिव्यू कर लेते हैं। फैराडे का जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था उसमें हमने ये देखा था कि करंट इंड्यूस्ड बाय मैग्नेट, करंट इंड्यूस्ड बाय मैग्नेट, तो एक फैराडे ने एक कॉइल ली थी और उसको एक सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर से अटैच कर दिया था, और उसके नेबरहुड में एक बार मैग्नेट लेके आया। अब उसने कुछ केसेस स्टडी किए। पहला कि जब बार मैग्नेट और कॉइल दोनों ही कैसे थे? स्टेशनरी थे। स्टेशनरी का मतलब पहला केस तो ये कि जब V कितना था? 0 था बिटवीन कॉइल एंड द बार मैग्नेट, देयर इज नो रिलेटिव मोशन, दैट इज एट रेस्ट। तो उस केस में जो गैल्वेनोमीटर है वो कैसे डिफ्लेक्शन शो कर रहा था? नो डिफ्लेक्शन वाज ऑब्जर्व्ड, नल डिफ्लेक्शन मींस 0 के ऊपर पॉइंट कर रहा था, नल पॉइंट के ऊपर ही था। सेकंड, उसने क्या किया कि इस बार मैग्नेट को इसके नज़दीक मूव किया, टुवर्ड्स द मूव किया। नो डाउट मैग्नेटिक फ्लक्स तो इसके साथ लिंक कर ही रही थी, लेकिन जैसे इसके नज़दीक जाएगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स का अमाउंट क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। तो सेकंड केस में उसने क्या कि जब V को क्या किया गया? नॉन जीरो रखा गया और मूव्ड टुवर्ड्स, मूव्ड टुवर्ड्स, तो उसने देखा डिफ्लेक्शन राइट की तरफ हो गई। फिर उसने क्या किया कि दूर लेके गया, मूव्ड अवे,
तो जो डिफ्लेक्शन है वो किधर की तरफ होगी, अपोजिट डायरेक्शन में होगी, इससे लेफ्ट की तरफ होगी। कहने का मतलब ये हुआ कि जब बार मैग्नेट को कॉइल के नज़दीक लेके गया या दूर लेके गया तो डिफ्लेक्शन आ रही है, लेकिन कॉइल या बार मैग्नेट दोनों अगर रेस्ट के ऊपर हैं तो कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा था। तो इससे उसके दिमाग में आपने पॉइंट ये हुआ कि जो रिलेटिव मोशन है वो बार मैग्नेट और कॉइल के बीच में रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल एंड बार मैग्नेट, ये आपके पास काज होना चाहिए किसका, इंड्यूस्ड ईएमएफ की, जिस ईएमएफ इंड्यूस होने के कारण से इस गैल्वेनोमीटर कॉइल के अंदर डिफ्लेक्शन आ रहा है, करंट आ रहा है, कॉज ऑफ ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ। But later on from his second experiment, he was sure that the relative motion is not the cause. I am repeating, relative motion is not the cause of the induced EMF. Induced EMF का cause नहीं है। तो सेकेंड एक्सपेरिमेंट इसने क्या किया कि इस बार मैग्नेट को रिप्लेस कर दिया किसी करंट कैरिंग सोलेनॉइड से, क्योंकि आपको पता है करंट कैरिंग सोलेनॉइड इज इक्वल टू ए बार मैग्नेट। ठीक है, तो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया, फिर दोबारा से देख लीजिए। इसमें जब कॉइल और बार मैग्नेट दोनों को रेस्ट पे रखा गया तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं आया। जब नॉर्थ पोल नज़दीक मूव किया गया तो डिफ्लेक्शन राइट की तरफ से, और दूर लेके जाया गया तो उससे लेफ्ट की तरफ। और उल्टा भी करके देखा उसने, अगर साउथ पोल लेकर के जाता नज़दीक तो जो नॉर्थ के कारण से डिफ्लेक्शन आया था नज़दीक लाने से राइट की तरफ आया था, तो साउथ को नज़दीक लाने से किधर की तरफ आएगा, लेफ्ट की तरफ। साउथ को दूर ले जाने से, नॉर्थ को दूर ले जाने से डिफ्लेक्शन अगर लेफ्ट की तरफ आया था तो वो डिफ्लेक्शन किधर की तरफ आएगा, राइट की तरफ। मीन्स अपोजिट डायरेक्शन के अंदर डिफ्लेक्शन ऑब्जर्व होता है। लेकिन जब दोनों कॉइल या बार मैग्नेट दोनों सेम स्पीड से चले, मान लो ये भी 10 मीटर पर सेकंड से, ये भी 10 मीटर पर सेकंड से, तो रिलेटिव मोशन कितनी होगी, रिलेटिव स्पीड 0 होगी। तो इसका मतलब ये होगा कि देयर इज नो इंड्यूस्ड ईएमएफ। जब मतलब आप दोनों ही मूव करते हैं v स्पीड से, मूव टुवर्ड्स और अवे, ये भी v स्पीड से और ये भी v स्पीड से, तब भी डिफ्लेक्शन नहीं ऑब्जर्व होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट उसने जो कंडक्ट किया वो था करंट इंड्यूस्ड बाय करंट। करंट इंड्यूस्ड बाय करंट। अब उसने क्या किया, वो जो एक्सपेरिमेंटल कोयल थी आपकी सी, वो तो एज सच रखी, सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर से अटैच रखा उसको, और उस बार मैग्नेट को अब रिप्लेस कर दिया किससे, एक दूसरी करंट कैरिंग सोलेनॉइड से, सपोज सी डैश कह दिया। और आपको पता किसी करंट कैरिंग सोलेनॉइड दैट इज इक्विवेलेंट टू बार मैग्नेट। तो पहला केस हम ये कर लेते हैं, इसको सेल से कनेक्ट किया करंट से, करंट सोर्स से, और एक यहाँ आपने की रख ली। ठीक है, पहले उसने की को ओपन रखा तो गैल्वेनोमीटर के अंदर कोई डिफ्लेक्शन नहीं था, लेकिन जैसे उसने की को प्रेस किया, की जस्ट इंसर्टेड या प्रेस्ड, की प्रेस्ड करते ही उसने देखा कि मोमेंटरली डिफ्लेक्शन ऑब्जर्व हुआ से राइट की तरफ। फिर उसने की को रिलीज किया, की रिलीज करते टाइम जो डिफ्लेक्शन है वो ऑब्जर्व हुआ लेफ्ट की तरफ, मीन्स अपोजिट डायरेक्शन के अंदर। की को प्रेस करते हैं और की को रिलीज करते हैं, तब मोमेंटरीली डिफ्लेक्शन आता है, मोमेंटरीली। लेकिन उसने क्या किया थर्ड केस में, कि की को प्रेस रखा, जस्ट प्रेस की, क्योंकि आपको पता है कि जब इस की को क्लोज करेंगे तो इसके अंदर करंट फ्लो करेगा। ठीक है, करंट एकदम से मैक्सिमम नहीं होगा, धीरे धीरे करके जा करके बढ़ेगा, करंट की वैल्यू बढ़ेगी, तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो इसके साथ होगी वो नेबरहुड कॉइल के साथ भी एसोसिएट होगी। ठीक है, तो आप देखते हैं कि जैसे ही की को क्लोज करते हैं तो डिफ्लेक्शन आता है, की को रिलीज करते हैं तो डिफ्लेक्शन आता है, की को रिलीज करेंगे करंट की वैल्यू इसके अंदर घटेगी। ठीक है ना, तो आप ये देख सकते हो कि इसके अंदर जब की को क्लोज किया जाता है या की को रिलीज किया जाता है तो डिफ्लेक्शन आता है, लेकिन की को फॉर क्वाइट लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड कर दिया जाए, होल्ड फॉर लॉन्ग टाइम, होल्ड फॉर लॉन्ग टाइम का मतलब करंट कैसा हो जाएगा, सैचुरेट, मैक्सिमम हो जाएगा, तब कहता है कि गैल्वेनोमीटर की जो कॉइल है वो डिफ्लेक्शन शो नहीं करती, नो डिफ्लेक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि मियरली द प्रेजेंस ऑफ करंट, कि इसके अंदर खरबूजे को देख के खरबूजे से रंग बदल जाए, फिर समझिए कि इसके अंदर करंट जा रहा है तो इसके अंदर आ जाए, इसके अंदर सेल करंट है, इसके अंदर इंड्यूस्ड करंट। ऐसा भी नहीं है
कि आप इस तरह से समझ लें कि भाई करंट के कारण से करंट आ रहा हो, करंट इंड्यूस बाय करंट। अगर यहाँ पे करंट था तो फिर इसके अंदर डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा था इसके केस के अंदर। नेक्स्ट केस के अंदर उसने क्या किया कि इस जो कॉइल है, एक्सपेरिमेंटल कॉइल, इसके अंदर क्या कर दी, इंसर्ट सॉफ्ट आयरन कोर, इंसर्ट सॉफ्ट आयरन कोर। तो सॉफ्ट आयरन कोर जब इंसर्ट की तो जो डिफ्लेक्शन था वो ड्रामेटिकली इंक्रीज हुआ, ड्रामेटिकली इंक्रीज, मतलब डिफ्लेक्शन है वो सडनली इंक्रीज होता है जैसे भी लेफ्ट की तरफ या राइट की तरफ तक की को क्लोज करते टाइम या की को रिलीज करते टाइम, ठीक है। या फिर जैसे मैक्सिमम करंट आ चुका था उसके बाद कोई डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे ही उसको कोयल को के अंदर बार मैग्नेट को इंसर्ट करता है, निकालता है, बाहर निकालता है, तो क्योंकि परमेबिलिटी सॉफ्ट आयरन कोर की काफ़ी ज़्यादा होती है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स का अमाउंट क्या हुआ होगा, चेंज हुआ होगा। तो यहाँ तो हमने कोई रिलेटिव मोशन नहीं की। अदरवाइज अगर मान लीजिए सपोज इसको नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट 5वां के हिसाब पे ले सकते हैं, इस की को क्लोज कर दें, की को क्लोज कर देंगे तो ये क्या करना चाहिए, करंट कैरिंग सोलेनोइड, और करंट कैरिंग सोलेनोइड इज इक्वल टू बार मैग्नेट। तो हम ये सपोज करें कि ये बार मैग्नेट है, तो इस बार मैग्नेट को अब इसके नज़दीक तरफ लेके जाएं या दूर लेके जाएं, ठीक, तो अभी मैग्नेट फ्लक्स का अमाउंट चेंज होगा और तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगी, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्चुअल में करंट की प्रेजेंस होना ही ज़रूरी नहीं है, क्योंकि थर्ड केस में हम देख रहे हैं कि करंट सैचुरेट तो हो गया है लेकिन डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस सर्किट के अंदर जिसके अंदर करंट पास हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स का अमाउंट इंक्रीज हुआ कि प्रेस की इंक्रीज हुआ कि रिलीज की करंट डिक्रीज हुआ, तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी डिक्रीज हुई, क्योंकि फाई इज इक्वल टू आपके पास होता है बी इंटू ए, और बी होता है कितना, म्यू नॉट एन आई। तो इसका मतलब करंट की स्ट्रेंथ को चेंज करने से, सेल करंट जो आप चेंज कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ चेंज होगी, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगी, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करने से ईएमएफ इंड्यूस होगी। तो थर्ड एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया कि करंट इंड्यूस्ड बाय वेरिंग करंट। तीनों एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे एक कंक्लूजन निकलेगा, वो कंक्लूजन ये होगा कि रिलेटिव मोशन नहीं बट एग्जैक्टली द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज नेसेसरी विच इज द एग्जैक्ट काज ऑफ द रिलेटिव द मैग्नेटिक इंड्यूस्ड ईएमएफ। So that is next one is the current induced by varying करंट। थर्ड टाइप का एक्सपेरिमेंट था, उसके अंदर उसने क्या किया भाई, फर्स्ट जो कोयल थी एक्सपेरिमेंटल कोयल सी, तो वो तो ऐसे रखी, उसको अटैच कर दिया सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर से। अगर कोई भी करंट या ईएमएफ इंड्यूस होगी उस गैल्वेनोमीटर के टर्मिनल्स के अक्रॉस, तो वो एक डिफ्लेक्शन शो करेगा। उसने जो एक्सपेरिमेंटल कोयल ली थी सी डैश, उसको एक करंट सोर्स से कनेक्ट कर दिया, पिछले में भी किया था, लेकिन अब यहाँ करंट की स्ट्रेंथ को वो चेंज करना चाहता है, तो की लगा दी, और की के बाद एक ये क्या लगा दिया उसने, एक रियोस्टेट लगा दिया, ताकि रियोस्टेट से हम करंट की स्ट्रेंथ को क्या कर सके, चेंज कर। जैसे उसने की को क्लोज किया, की क्लोज करते ही मोमेंटली थोड़ा देर के लिए डिफ्लेक्शन आया, लेकिन जब वो रियोस्टेट को चेंज करता है, क्योंकि करंट की वैल्यू होती है आई इज इक्वल टू, सपोज करंट की बात कर रहा हूँ, आई इज इक्वल टू इसकी एम एफ अगर ई है डिवाइडेड बाय इस कोयल का रेजिस्टेंस प्लस ये रेजिस्टेंस, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये वाली टर्म अगर रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो करंट की वैल्यू कम होगी, और उल्टा होगा, आई इज इक्वल टू ई बाय कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, मीन्स रेजिस्टेंस की वैल्यू कम करेंगे तो करंट की वैल्यू क्या होगी, चेंज, ठीक है। तो वेरिंग करंट यहाँ यूज़ कर रहे हैं। अब क्योंकि आपके पास पता है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स होती है फाई होती है कितनी, बी इंटू ए, तो बी पे डिपेंड कर रही है, और बी किस पे डिपेंड करता है, बी इज इक्वल टू म्यू एन इंटू आई, ठीक है। इसका मतलब ये होगा कि इसके अंदर अगर कोई मटेरियल यूज़ करेंगे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, तो म्यू बढ़ेगा, म्यू बढ़ेगी तो फ्लक्स भी बढ़ेगी, तो अभी डिफ्लेक्शन चेंज होता है, और करंट की स्ट्रेंथ को चेंज करने से भी। तो यहाँ रियोस्टेट को स्लाइड करके हम रेजिस्टेंस बढ़ा करके या घटा करके करंट की वैल्यू को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। और उसने देखा कि जब रेजिस्टेंस कम कर दिया गया, रेजिस्टेंस कम किया गया, तो करंट बढ़ा तो मैग्नेटिक फ्लक्स का अमाउंट बढ़ा, तो जो डिफ्लेक्शन है दैट हैज़ गॉन टुवर्ड्स राइट। फिर उसने करंट की वैल्यू को कम किया, कैसे, रेजिस्टेंस बढ़ाया,
तो ये तो था करंट की वैल्यू क्या कराई थी, जब बढ़वाई थी, और करंट की वैल्यू जब डिक्रीज हुई, क्योंकि करंट बढ़ा था क्योंकि रेजिस्टेंस हमने कम किया था और यहाँ रेजिस्टेंस बढ़ाया था, तो जो डिफ्लेक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन के अंदर आई। तो एक्चुअली हो क्या रहा है, कोई रिलेटिव मोशन भी नहीं हो रही इन दोनों कॉइल के बीच के अंदर, ठीक है। बट एक्चुअली क्या चेंज हो रहा है, करंट की स्ट्रेंथ चेंज हो रही है, सेल करंट की, और सेल करंट की स्ट्रेंथ चेंज हो रही है, तो डायरेक्ट इंपैक्ट उसका किसके ऊपर है, मैग्नेटिक फ्लक्स के। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो इसके नेबरहुड कॉइल के साथ एडजेसेंट इसके साथ लिंक कर रही है वो चेंज हो रही होगी, और जिसके कारण से क्या आ रहा है, डिफ्लेक्शन आ रहा है। क्योंकि एक्चुअली जब बार मैग्नेट को मूव किया था तो मैग्नेटिक लाइन्स इतनी निकलनी थी, उससे निकलनी थी, लेकिन जैसे नेबरहुड में आएगा तो उसके जो क्रॉस सेक्शनल एरिया को ज़्यादा लाइन से मूव कट करेंगी, दूर रहेंगी तो क्रॉस सेक्शन उसका जो लिंक करेगा मैग्नेटिक फ्लक्स को वो कम होगी, तो मैग्नेटिक फ्लक्स की चेंज होता है दूर ले जाने से नज़दीक ले जाने से, जिसके कारण से ईएमएफ इंड्यूस हुई होगी। तो इस कंक्लूजन के ऊपर पहुंचा तीनों एक्सपेरिमेंट से कि इट इज़ नॉट द रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल एंड द बार मैग्नेट, बट इट इज़ द चेंज ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज है, क्योंकि इसके अंदर करंट की स्ट्रेंथ चेंज होगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगी, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगी तो इसके अंदर क्या होगी, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर फ्लक्स का अमाउंट चेंज होगा। और ये एक्सपेरिमेंटली इस एक्सपेरिमेंट को एक लॉ की फॉर्म में फॉर्मुलेट किया फैराडे ने, और लॉ को हम बोलते हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो वो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन देखते हैं क्या है। सो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात करते हैं। तो फैराडे अपने एक्सपेरिमेंट से इस कंक्लूजन में पहुंचा था कि जब किसी कोयल से रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स का अमाउंट बढ़ रहा था या घट रहा था, क्योंकि जब कांस्टेंट रहता था तब नहीं होता था सर, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रही थी, तो एक उस गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन नोट हुआ था। इसका मतलब गैल्वेनोमीटर के टर्मिनल्स के अक्रॉस कोई ईएमएफ या करंट इंड्यूस हुआ था। उस इंड्यूस्ड करंट को हम ईएमएफ को इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट को इंड्यूस्ड करंट नाम देते थे। और फैराडे ने इसके बेसिस पे दो लॉ बनाए। फर्स्ट लॉ ये कहता है whenever there is a change चेंज वर्ड यहाँ इंपॉर्टेंट है। चेंज का मतलब इंक्रीज या डिक्रीज, ठीक है। whenever there is a change in the magnetic flux linked with a coil or circuit, whenever there is a change in the magnetic flux linked with a coil or circuit, then whenever there is a change in the magnetic flux linked with a coil or circuit, then there is an induced EMF और सर्किट अगर क्लोज्ड पाथ के फॉर्म के अंदर है और करंट, induced EMF or induced current in the whenever there is a change in the magnetic flux linked with the coil or a circuit, then there is an induced EMF or current into the coil और सर्किट। और एक बात इंपॉर्टेंट है कि ये ईएमएफ या करंट तब तक सर्किट के अंदर एग्जिस्ट करेगा जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज कंटिन्यू करेगा। जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगी या फ्लक्स चेंज होना बंद कर देगी तो डिफ्लेक्शन या जो करंट या ईएमएफ है वो डाई आउट हो जाएगी। whenever there is a change in the magnetic flux linked with the coil or circuit, then there is an induced EMF for the current into the coil or the circuit, and this induced EMF, ये important है, this induced EMF lasts so long as the change of magnetic flux continues. Change of the magnetic flux continues. इस मैग्नेटिक फ्लक्स जैसे ही कांस्टेंट हो जाएगी तो ईएमएफ इंड्यूस होना भी बंद हो जाएगी। इसका मतलब फाई अगर चेंज हो रही है तो क्या आ रहा है, ईएमएफ इंड्यूस हो रही है या करंट इंड्यूस हो रहा है। लेकिन जैसे ही फाई कांस्टेंट हो जाएगी तो
EMF इंड्यूस्ड भी जीरो और करंट इंड्यूस्ड भी जीरो। कहने का मतलब फ्लक्स का चेंज होना, मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होना EMF इंड्यूस्ड का काज है। सो फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एक्चुअली फर्स्ट लॉ ने बताया कि फ्लक्स का चेंज EMF को इंड्यूस करवाएगा। फ्लक्स अगर कांस्टेंट है तो EMF इंड्यूस जीरो होगी, लेकिन फ्लक्स अगर कंटिन्यूसली चेंज हो रही है तो उसके अंदर EMF इंड्यूस होगी। लेकिन EMF इंड्यूस का जो मैग्नीट्यूड है उसके बारे में सेकंड लॉ बताता है, और वही कहता है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड EMF, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड EMF the magnitude of the induced EMF in a coil or circuit is directly proportional to the rate of change of magnetic flux, rate of change of magnetic flux, magnetic flux का चेंज के रेट पे। दैट इज कहने का मतलब जो मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। आपको पता है कि रेट किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेरिवेटिव से, d/dt से। तो d/dt ऑफ किसका, फाई, और कैसी, मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, तो ये अगर ग्रेटर इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स, लार्जर विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड EMF, स्मॉलर इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स, लेसर विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड EMF। तो अगर हम ये कहें कि कोई कॉइल है और उसके अंदर हमने किसी t1 टाइम के ऊपर फ्लक्स नोट करी से φ1 है, और थोड़े से स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद फिर से डेल्टा t टाइम के बाद फिर हमने नोट की वो फ्लक्स है φ2। तो आपके अकॉर्डिंग क्या हुआ कि E होगा दैट इज प्रोपोर्शनल टू चेंज ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा, दैट विल बी φ2 माइनस φ1 ओवर t2 माइनस t1। लेकिन अगर ये डेल्टा t हो, टाइम इंटरवल काफ़ी स्मॉल हो, तो स्मॉल अमाउंट में जो फ्लक्स का चेंज है वो डेल्टा फाई या d फाई कह दें। सो E इज इक्वल टू आपके पास हो गया इज प्रोपोर्शनल टू d फाई बाई dt। और इस प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी में बदलते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, उस कांस्टेंट की सभी सिस्टम के अंदर जो वैल्यू है वो 1 होती है। E इज इक्वल टू d फाई बाई dt। ठीक है, और k लिख देते हैं 1। k अगर 1 कर देंगे तो हमारे पास E आ गया कितना, d फाई बाई dt। ये हमारे पास आ गया d फाई बाई dt। ये केवल मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF को बता रहा है। डायरेक्शन के लिए हम लेंस लॉ यूज करेंगे इसके लिए। सो हमारे पास इंड्यूस्ड EMF का जो मैग्नीट्यूड है वो आया E इज इक्वल टू d फाई, b लिख दिया मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए, क्योंकि फाई लेटर यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंदर डिस्कस कर रहे थे। तो अगर इसको विद साइन लिखें डायरेक्शन के तो वो आता है E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बी बाई डी टी। एक्चुअली जो इस इंड्यूस्ड EMF की टेंडेंसी अपने काज को ही डिस्ट्रॉय करने की होती है। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स के बढ़ने के कारण से EMF इंड्यूस हुई थी तो उसको घटवाएगा, और फ्लक्स के घटने से हुई थी तो उसको बढ़वाएगा। तो यहाँ ये जो नेगेटिव साइन है, हियर नेगेटिव साइन indicates that direction of induced EMF is opposite to change of magnetic flux। मैग्नेटिक फ्लक्स अगर बढ़ रही है तो उसको घटवाने की कोशिश करेगा, घट रही है तो उसको बढ़वाने की कोशिश करेगा। ये इसकी इंड्यूस्ड EMF या करंट की डायरेक्शन होगी। एंड दिस इज गवर्न्ड बाय ए पॉपुलर लॉ नोन एज लेंस लॉ। इसके यहाँ स्टेटमेंट लिख देते हैं, एग्जांपल वगैरह हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो लेंस लॉ ये कहता है कि द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड EMF is such that it opposes its very cause। इसको जो क्रिएट करने वाला था उसको क्या करेगी, अपोज करेगी। और आपने कहा था कि EMF को इंड्यूस कौन करा रहा था, चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डी फाई बाई
dt, और उसके कैसे रखेगा, अपोजिट साइन रखेगा, उसको अपोज करने की टेंडेंसी रखेगा, अपोज करेगा। और किसका अपोज करेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज का अपोज करेगा। तो ये आपके पास कौन सा लॉ कहलाता है, लेंस लॉ। इसके एग्जांपल वगैरह और प्रॉब्लम वगैरह एप्लीकेशन हम बाद में डिस्कस करेंगे।